और अब कुछ बात करेंगे पेट्रोल के बहरान की। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान से आवाम परेशान है। अचानक पैदा होने वाले इस पेट्रोल के बहरान का जिम्मेदार कौन है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे अता हुसैन ने माहिर पेट्रोलियम डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास से बात की है। जानते हैं। पाकिस्तान के अवाम को पिछले 2 हफ्तों से पेट्रोल के बहरान का सामना है। ये बहरान कैसे आया और किन अवामिल ने इस बहरान को जन्म दिया है, इन सब से जुड़े दीगर कई और सवालात भी हैं जो जहनों में उभर रहे हैं। इन तमाम तर सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास ज़ैदी साहब, जो कि माहिर पेट्रोलियम मसनूआत हैं। उनसे हम इन तमाम तर सवालात के जवाबात हासिल करते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने हमें टाइम दिया। इस बहरान पर क्या कहेंगे? देखिए, पेट्रोल का बहरान जो हालिया इस वक्त शुरू हुआ है, इसको समझने के लिए हमें माजी में जाना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो ऑयल इंडस्ट्री है वो उसके अंदर 5 रिफाइनरीज़ हैं हमारे पास लोकल, जो कि लोकल बाहर से ख़ाम तेल मंगाती हैं, उसको प्रोसेस करके हमें मसनूआत देती हैं, जिसमें पेट्रोल, डीज़ल, फर्नेस ऑयल और तमाम अशिया, एविएशन फ्यूल वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा इस वक्त तकरीबन 30-32 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो कि ये काम करती हैं। ये इंडस्ट्री इतनी वास्ट है कि ऑफिशियली तो हमारे पास 8,500 के करीब पेट्रोल स्टेशन है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन अनऑफिशियली 9,000 साढ़े 9,000 के करीब पंप्स हैं जो कि चल रहे हैं और जो लोगों को मसनूआत सप्लाई कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के पंप हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि जो हमारी स्टेट ऑयल कंपनी है उसके 3,800 पंप हैं, उसके बाद शेल और दूसरी कंपनियों के मुख्तलिफ, किसी के 500 किसी के 400 पंप्स हैं। ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्री है जहाँ रोज़ाना 60 से 70 लाख लोग आते हैं। यानी इन पंपों के ऊपर जो मैंने आपको भी तादाद बताई 9 साढ़े 9,000 की, 60 से 70 लाख लोग आके लेते हैं। और इसमें से 60% 65% वो लोग हैं जो कि मोटरसाइकिल वाले, रक्षा वाले और छोटी गाड़ियों वाले लोग हैं, जो कि मेजॉरिटी कंज्यूम करते हैं। तो ये कोई एक छोटा काम नहीं है, आसान काम नहीं है कि इसको पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन रखना, हर पंप के ऊपर प्रोडक्ट होना। कभी कभी ऐसी सूरत हाल आती है कि जिसके अंदर कोई एक पॉकेट्स आ जाते हैं कि जहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत की वक्ती तौर के ऊपर कुछ किल्लत हो जाती है। तो ये चलता रहता है सिलसिला, डे इन डे आउट। ये इंडस्ट्री अभी मुझे पता है कि आप भी और जितने भी लोग हैं जिनको तकलीफ़ हुई वो सब नाराज़ हैं, लेकिन एक चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि साल के 365 दिन, ईद हो, बकरीद हो, ये इंडस्ट्री के लोग 24 घंटे काम कर रहे होते हैं ताकि लोगों तक की पेट्रोलियम मसनूआत पहुँचती रहें और ये काम चलता रहे। ये तो मेरा एक इंट्रोडक्शन था कि इस इंडस्ट्री के हवाले से। अब आ जाइए आप इस मौजूदा सूरत हाल की जो आप बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जो किल्लत हुई है, इस किल्लत की 2 या 3 बड़ी वजूहात हैं। अगर हम इस इंडस्ट्री को देखें, इस इंडस्ट्री के अंदर जो मुनाफे की शरह है वो 1.5% से ज़्यादा नहीं है। यानी अगर आप 100 रुपये का कारोबार कर रहे हैं तो एवरेज इनकम आपकी होती 1.5%। इस इंडस्ट्री के ऊपर एक टर्नओवर टैक्स लगा हुआ है जो कि बहुत हैवी टर्नओवर टैक्स है। पहले 0.5% हुआ करता था, अब वो 0.75% है। तो एक्चुअल प्रॉफिट जो कमा रहे होते हैं ऑयल मार्केटिंग वाले या रिफाइनरिंग वाले, वो पूरे टर्नओवर का 1% भी नहीं होता। 1.5 तक बहुत खुश नसीब होगा जो 1.5% तक पहुंचता हो। इतने थिन मार्जिन पे काम करने के बावजूद ये इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोज़गार वाबस्ता फराहम कर रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इस हवाले से कि अगर आप जैसे 9,000 पंप ले लें, हर पंप पे कम से कम 10 से 12 अफराद काम करते हैं। तो आप देख लीजिए कितनी वो है। उसके अलावा जो रिफाइनरीज में लोग काम कर रहे हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होती है, एक बड़ा एक मेजर जॉब प्रोवाइडर भी है। ये काम अपनी जगह के ऊपर है कि ये कर रहे हैं। अब ये जो शुरू हुई है, इसकी इब्तदा जो हुई है वो हुई है नवंबर-दिसंबर पिछले साल 2019 से, कि जब हमारे मुल्क में डिवैल्यूएशन हुई तो उसने इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सेटबैक दिया। सेटबैक इस हवाले से कि हमारे यहाँ जो तरीक़ाकार है और जो दुनिया में तरीक़ाकार चलता है कि मैं अगर आपसे माल ख़रीद रहा हूँ तो आप मुझे 30 दिन का उधार देते हैं। अब मुल्क के अंदर जो प्रोडक्ट आती हैं वो बाहर से आती हैं। हमारा ख़ाम तेल जो हमारी ज़रूरत के लिए पूरा नहीं पड़ता, हम बाहर से मंगाते हैं। 70% 80% हमारी प्रोडक्ट्स जो बाहर से आ रही होती हैं, जिसमें क्रूड ऑयल से लेके डीज़ल, पेट्रोल, तमाम अशिया शामिल है। मैंने ख़रीदा $140 के ऊपर, उसको बेच दिया। जब मैं 30 दिन के बाद पेमेंट करने गया, डॉलर की कीमत 150 रुपये की हो चुकी थी।
अब मैं तो 150 रुपए का डॉलर खरीद के उसको पे करूंगा ना, कमाया मैंने है उस 140 रुपए के ऊपर 1 रुपया। तो लोगों ने, कंपनीज ने उस पीरियड के अंदर अरबों रुपए का नुकसान किया। क्या कभी मुल्क में ऐसे किसी बहरान की मिसाल मिलती है? देखें, ऐसे बुरान की मिसाल आपको 2015 में भी मिलती है और उसके बाद ये अब मिल रही है आपको बुरान की मिसाल। उसकी वजह ये है कि ये जब देखें, ये एक बात तो मैंने आपको बताई कि एक्सचेंज लॉस की है। दूसरा जब कोविड शुरू हुआ है तो पूरी दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट टंबल हो गई। ये जो 100 रुपये की चीज़ आपने मंगा के रखी हुई थी, आपकी प्राइसिंग लिंक है इंटरनेशनल मार्केट के साथ, आपकी 100 रुपये की चीज़ 30 रुपये की हो गई। अब आप उसको 100 रुपये की चीज़ को मंगा के 30 रुपये की आपने बेचा। फिर क्या हुआ कि कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के अंदर जो अप्रैल का महीना था, मार्च के एंड से अप्रैल के महीने के अंदर लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, तो रिफाइनरीज के पास जो प्रोडक्ट जमा हो रहे थे, अब रिफाइनरी का ये कि जब तक उसके टैंक खाली ना हो तो वो नया माल नहीं बना के दे सकते, तो वो भरता चला जा रहा था। तो लेकिन साथ साथ ये हुआ कि जैसे ही कोविड का ईज डाउन हुआ, उसके साथ ही हार्वेस्टिंग सीज़न पाकिस्तान में आ गया। मई और जून जो होता है हमारा हार्वेस्टिंग सीज़न होता है, उसमें अचानक से हमारी डिमांड बढ़ी, फिर अब ये बढ़ती चली गई। 2015 के अंदर भी यही सूरत हाल हुई थी कि जनवरी 2015 के अंदर कि कुछ इलाकों के अंदर हुआ था। 2010 के अंदर भी हम इस चीज़ को फेस कर चुके हैं। जब फ्लड आया था उस वक्त फ्लड की वजह से रास्ते कट गए थे, तो प्रोडक्ट वहाँ से पहुँचने से हमें एक बात को समझने की ज़रूरत है, वो ये कि अवेलेबिलिटी जो प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो साउथ के अंदर ज़्यादा है। यानी साउथ से मेरी मुराद ये कराची में 3 रिफाइनरीज़ हैं, 5 में से 3 रिफाइनरीज कराची के अंदर हैं। उसके अलावा इंपोर्ट जितनी भी होती है या तो पोर्ट कासिम की होती है, कमाड़ी पोर्ट के ऊपर होती है। कंजम्पशन सेंटर है हमारा है पंजाब और केपी के। सिंध की कंजम्पशन जो है ना 30% से ज़्यादा नहीं, 30% सिंध में कंज्यूम होता है, बाकी रिमेनिंग प्रोडक्ट जो होता है पंजाब जाता है। पंजाब की 2 रिफाइनरीज जो बनाती हैं उनकी ज़रूरत का 15% भी नहीं होता, तो 45% प्रोडक्ट जो है कराची से वहाँ मूव किया जाता है। अब अगर उसके अंदर कोई रुकावट आ जाएगी प्रोडक्ट को पहुँचने में, बाज़ इलाकों में 3 दिन, बाज़ इलाकों में 5 दिन तक लग जाते हैं। अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट पेशावर भेज रहे हैं 4 से 5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि गाड़ी सिर्फ दिन के अंदर चलती है, रात को गाड़ी नहीं चलाते सेफ्टी की वजह से, तो उससे भी शॉर्टेजेस आ जाती हैं। तो हमने 2010 के फ्लड में देखा, 2015 की जनवरी में हमने क्राइसिस देखा और उसके बाद अब हम ये क्राइसिस देख। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मुल्क में कितना फ्यूल हर वक्त रहना चाहिए? इसके लिए देखें जी, गवर्नमेंट की डायरेक्शन है तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को, वो ये है कि डीज़ल के लिए आपको 21 दिन का स्टॉक रखना है, क्योंकि डीज़ल हमारा मेजर फ्यूल हुआ करता था एक ज़माने के अंदर। हमारी पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, हमारी हार्वेस्टिंग इंडस्ट्री वो डिपेंड करती है डीज़ल के ऊपर। एक वक्त के अंदर डीज़ल की कंजम्पशन इस मुल्क के अंदर 9 मिलियन टन साल की थी, अब थोड़ी कम हो गई है, 7 मिलियन के लगभग कंजम्पशन है। तो उसके लिए वो कहते हैं, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसकी जो सेल है रोज़ाना फ़र्ज़ करें 5000 टन डीज़ल की है, तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो हर वक्त उसके पास 1,05,000 से कम ना हो। अगर एक दिन कम हो जाए तो उसकी सप्लाईज अरेंज हो ताकि वो आ जाए। तो ऐसा होता है कि जब जहाज़ आता है तो आपका 21 दिन की जगह आपके पास 30 दिन का स्टॉक हो जाता है, फिर जब बेच लेते हैं आप तो कम हो जाते हैं। तो उसूली तौर पे 21 दिन का डीज़ल और कम से कम 12-13 दिन का आपके पास पेट्रोल होना चाहिए। पेट्रोल के लिए कोई वाज़ेह हिदायत नहीं है कि उसकी स्टोरेजेस कम है मुल्क के अंदर, तो इतना अवेलेबल नहीं होता है रखना, लेकिन रखना चाहिए कम से कम 12 दिन का स्टॉक डीज़ल का और 21 दिन का डीज़ल का और 12 दिन का पेट्रोल का हर कंपनी को अपने पास रखना है। ये बहरान कैसे आया? पहली तो वजह इसकी ये हुई कि जब कोविड शुरू हुआ तो ज़ाहिर है कि कंजम्पशन एकदम से ज़ीरो हो गई। तो मतलब ज़ाहिर है कि ये था कि लोकल प्रोडक्शन को उठाना, पहले ये लॉ है, पाकिस्तान का लॉ ये है कि आप इंपोर्ट उस वक्त कर सकते हैं कि जबकि लोकल प्रोडक्शन पूरी कंज्यूम हो जाए, ताकि आपकी लोकल इंडस्ट्री चलती रहे। ये ना हो कि आप बाहर से मंगा के बेचते रहें और लोकल इंडस्ट्री वाले लेके बैठे रहें। तो जब ये कोविड का हुआ तो ज़ाहिर है कि सेल एकदम से ड्रॉप हुई। ड्रॉप होकर ये नौबत आ गई कि एक दिन में जहाँ 20,000 टन पेट्रोल बिकता है और 25,000 टन डीज़ल बिकता था, उसकी जगह सेल गिर के 3,000 टन पेट्रोल और 4,000 टन डीज़ल के ऊपर आ गई। तो जिनके पास स्टॉक था वो ज़ाहिर है कोशिश ये करते हैं कि अगर मैंने दरामद किया हुआ माल मेरे पास है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, तो मैं उसको पहले बेच दूं ताकि मुझे जब 30 दिन के बाद जब पेमेंट देनी हो तो मेरे पास पैसे हों। तो ये सूरत हाल एक गड़बड़ पैदा हुई, तो उसकी वजह से लोकल प्रोडक्शन इफेक्ट होनी शुरू हुई। तो गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया कि जी आप कुछ अरसे के लिए आप इंपोर्ट ना करें ताकि लोकल सारी प्रोडक्शन निकल जाए। और उसके बाद कौन से अवामिल हैं जिसने इस बहरान को जन्म दिया? देखिए, 2 बातें हैं इसके अंदर कि पाकिस्तान का जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो बेस करता है PSO की इंपोर्ट पे।
पीएसओ लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, हर महीने उनके कम से कम 4 से 5 डीजल के, 4 से 5 पेट्रोल के जहाज़ आते हैं और ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है, इसलिए कि पीएसओ की इंपोर्ट ट्रांसपेरेंट होती है, टेंडर के होती है या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत होती है, उसमें किसी को मनूवरिंग का मौका नहीं मिलता। तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो पीएसओ की अप्रैल की जो इंपोर्ट होती है उसकी एवरेज कॉस्ट लेके ओगरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक प्राइस अनाउंस कर देती हैं, वही प्राइस के ऊपर रिफाइनरीज अपना माल बेचती हैं, उसी प्राइस के ऊपर दूसरी ओएमसीज अपना काम करती हैं। तो ये एक तरीक़ाकार चला आ रहा था। अब ये जो वजह हुई है, जो जहाँ ख़राबी पैदा हुई और जहाँ कुछ लोगों से गलती हुई है, वो ये हुई है कि मई के अंदर इंटरनेशनल मार्केट बहुत नीचे गई थी, अप्रैल के एंड में और मई के अंदर। तो उस वक्त जो पीएसओ के जहाज़ आए पेट्रोल और डीज़ल के, वो बहुत कम कीमत वाले जहाज़ थे, यानी मतलब मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर 40 रुपये चल रही थी पिछले महीने में, अप्रैल के महीने में, तो उससे आधी कीमत के ऊपर वो जहाज़ आए। ठीक है। अच्छा, अब जब मई के जहाज़ आए आधी कीमत पे आए, तो जून की प्राइस जो बनेगी मई के जहाज़ों के एवरेज पे बनेगी। तो वो जो कीमत बनी उसकी पेट्रोल की और डीज़ल की, वो सूट नहीं कर रही थी ओएमसीज़ को। दूसरी ओएमसीज़ हैं कि आज की तारीख में जून में अगर वो जहाज़ लाएंगे तो 20 रुपये के ऊपर बेचना पड़ेगा उनको 40 रुपये का माल लाके। तो उन्होंने अपनी इंपोर्ट्स को कट किया। बास कंपनियों ने ये किया कि उनके पास माल था, उन्होंने जितना उनको बेचते थे रोज़ाना उतना नहीं बेचा, जो स्टॉक उनको मेंटेन करना चाहिए था वो नहीं किया। तो जिसकी वजह से ये नतीजा हुआ। ये तो खुदा का शुक्र है कि हम अपनी नेशनल ऑयल कंपनी को हमें दुआएं देनी चाहिए, सलाम करना चाहिए कि उन्होंने इन हालात में नुकसान के बावजूद जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा इंपोर्ट किया और पूरे पाकिस्तान को उन्होंने मैनेज किया किसी भी तरीके से, कि आपने वो क्राइसिस नहीं देखा जो कि होना चाहिए था। अगर वो अपनी तैयारी ना करते, उन्होंने अपनी तैयारी की, उनको अंदाज़ा हो गया था, उनकी प्लानिंग दूसरों के मुकाबले में बहुत बेहतर थी और उन्होंने अपने नफ़े नुकसान का एक तरफ रख के ज़्यादा इंपोर्ट की अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा और मार्केट को फीड किया, जो आज आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी हद तक ये बुरान पे काबू पाया जाए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि बुनियादी जिम्मेदारी किसकी होती है? देखें, बुनियादी जिम्मेदारी तो ज़ाहिर है कि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वही इन चीज़ों को मॉनिटर करती है और वो देखती है, लेकिन इंडस्ट्री ने अपने तौर पे भी एक फ़ोरम बनाया हुआ है जो ऑयल कंपनी एडवाइज़री कमेटी कहलाता है, जिसकी कि 5 रिफाइनरियाँ, एक पाइपलाइन कंपनी और 30-32 जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो मेंबर हैं। हर महीने ये लोग मिलते हैं, बैठ के बताते हैं, हर कंपनी अपनी डिमांड फोरकास्ट करती है कि जी मुझे इतना बेचना है। लोकल रिफाइनरी अपनी प्रोडक्शन बनाती है, जो डेफिसिट होता है वो इम्पोर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे ये हुआ है कि बाज़ कंपनीज ने, ओएमसीज़ ने अपने ये देखते हुए नुकसान को कम करने के लिए जितनी इंपोर्ट उनको करनी चाहिए थी उतनी उन्होंने नहीं की, और जिसका नतीजा ये हुआ कि सप्लाई चेन के ऊपर आपकी प्रेशर आया और ये शॉर्टेज हुई है। लेकिन साथ साथ एक चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए कि 8 महीने के अंदर पेट्रोलियम इंडस्ट्री, रिफाइनरीज ने, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 50 से 60 अरब रुपए का नुकसान किया। ये मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। वो कंपनियां जो कि हमेशा प्रॉफिट डिक्लेयर करती थी, अब आप देखिएगा कि जून में और दिसंबर में वो सब अपने नुकसानात डिक्लेयर कर रही होंगी। 50-60 अरब का नुकसान उन्होंने उठाया है। उसके बावजूद भी लोग वो अपना काम कर रहे हैं और माल देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, देखिए, हर इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री में भी कुछ बैड एप्पल्स होते हैं, वो हैं जिन्होंने कुछ नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। लेकिन इन 1-2 की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री को आप ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लोगों को तकलीफ़ हुई, इसकी हमें भी दुख है। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ को, ये मैं आखिरी बात कहूँगा और ये ज़रा शायद कुछ तल्ख़ भी हो कि बहैसियत कौम के हम उस जगह नहीं हैं जहाँ हमें होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं एक डीलर हूँ, मेरा एक पेट्रोल पंप है, मैं एक डीलर हूँ। जो पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों की तादाद मैंने बताई है, वो अगर सारे भरे हुए हों ना तो 50,000 टन डीजल और 50,000 टन पेट्रोल स्टोर कर सकते हैं। हमारे डीलर हजरात क्या करते हैं कि जब उनको पता चलता है कीमत 10 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये कम हो रही है, वो अपनी जिस कंपनी से वो माल ख़रीदते हैं, माल ख़रीदना बंद कर देते हैं और अपने लोवेस्ट स्टॉक पे चले जाते हैं कि जी, ताकि उनको जब कीमत कम हो तो उनको नुकसान ना हो। यही हमारा मोटरिस्ट करता है कि अगर 5 रुपये कीमत कम कर रही हो तो अपनी गाड़ी को लोवेस्ट लेवल पे जाता है कि जैसी ऑयल प्राइस की कीमत कम हो मैं जाके जो है ले लूँ। तो उसका नतीजा ये हुआ, एक ये फैक्टर भी बड़ा था कि हमारे सारे जितने भी पंप मालकान थे उन्होंने अपने पेट्रोल पंप ड्राई कर दी, तो 1 लाख टन की स्टोरेज तो उनके पास खाली हो गई। फिर जो मोटरिस्ट थे, मुझ जैसे, आप जैसे, उन्होंने अपने टैंक खाली कर दिए।
अब 1 जून को जब सब एक साथ लेने पहुंचे कंपनी के पास, पंप वाले के लाओ मुझे तेल दो, तो कंपनी की एक फिलिंग कैपेसिटी होती है। एक दिन के अंदर अगर आपके पास 9,000, सारी कंपनियों के पास 9,000 डीलर आ जाएंगे तेल लेने के लिए, तो वो 24 घंटे चल के भी उनके टैंकों को नहीं भर सकते। अब अगर सारे 60 लाख कस्टमर एक दिन के अंदर पंपों के ऊपर पहुंच जाएगा तो वो पंप उनको सप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले 1-2 दिन तो ये हंगामा रहा कि चूँकि डीलर्स ने माल वक्त पे नहीं उठाया था, उनकी सप्लाई चेन को मेंटेन करने में जितना कुछ समझदार कंपनियों ने ये किया कि 31 मई को इतवार थी, उन्होंने इतवार को गाड़ियां भरवा के पंपों पे खड़ी करवा दी कि जी ताकि ना हो, तो वो उनके ज़रा महफूज रह गए, उन्होंने लोगों कस्टमर को फीड कर लिया। लेकिन हकीकत ये है कि इसमें एक ग्रीड फैक्टर भी था डीलर्स का, हम सब का इसके अंदर एक शामिल है, और इसकी जिम्मेदारी किसी एक तबके पे डाल देना, एक सेक्टर पे डाल देना मेरी नज़र में की जाती होगी। जैदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दौरे कोरोना के में जो है आपने हमें वक्त दिया, और दुआ है कि परवरदिगार आप और हम सब को इस वबा से महफूज रखे। शुक्रिया।